भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। प्रश्न 1 है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? ए बार्कर का, बी रूसो का, सी मार्क्स का, डी लॉक का। तो उत्तर है ए बार्कर का। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। उनका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। निर्मन के शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनैतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैकिवेल ने इस प्रकार लिखा है, राजनैतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से है। प्रश्न नंबर 2 है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, यह मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो यह किसका कथन है? ए है ब्राइस का, बी गेटल का, सी लास्की का, डी बुट्रोविसन का। उत्तर है सी लास्की का। उपयुक्त प्रश्न पूछा गया कथन लास्की का है। उनका विचार है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अभाव व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तंग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया, अतः उपयुक्त कथन में ए बी दोनों सही है। मनुस्मृति के अध्याय 9 में श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी मंत्री पुरराष्ट्र कोष दंड और मित्र ये 7 राज्य की प्रकृति हैं। इसमें युक्त सक्षोभ राज्य सप्तांग कहलाता है। इसी प्रकार मन ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ये है मंडल सिद्धांत तथा खड़गुट नीति। प्रश्न नंबर 4 है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। यह कथन है M.K. गांधी का। M.K. गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया है। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 5 है, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं है? उत्तर है सी गांव और शहर। गांधीवादी विचारों में गांव और शहर के मध्य संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते। क्रय और पूंजी के संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया गया था। इसके अतिरिक्त गांव एवं शहर के मध्य संघर्ष का उल्लेख गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? तो ये है उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुता का तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में धर्म, जाति, भाषा, रंग तथा सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधुत्व के पोषक थे और विश्व की समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वे अनंत राष्ट्रवादी के भी समर्थक थे। प्रश्न नंबर 7 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो उत्तर है बी गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो दंड का एक सिद्धांत वितरणात्मक नहीं है। आधुनिक विधिशास्त्री दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं: प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, अवरोधात्मक और सुधारात्मक। प्रश्न उत्तर नंबर
प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में कौन सा अनमेल बताइए। अनमेल में नेहरू बोस अनमेल हैं। बाकी तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गोखले, नौरोजी, जयप्रकाश और लोहिया मेल हैं। तिलक और बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित हैं। गोपाल कृष्ण गोखले तथा दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा तथा नरमपंथी विचारधारा से संबंधित हैं। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख समाजवादी विचारक थे। जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्रवादी समाजवादी थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी समाजवादी थे। इस प्रकार विकल्प सी बी मेल है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था। तो उत्तर है सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारकों के कारण वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल के साथ लेकर उन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया। गीता रहस्य में उनकी प्रमुख रचना है। निम्नलिखित में कौन राजधर्म को सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उत्तर है बी, मनु ने। मनुस्मृति में 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील और राष्ट्र रक्षा राजधर्म और मानव धर्म के मानदंडों के द्वारा राज्य को सुबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रश्न नंबर है 12, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। उत्तर है डी, राजनीतिक व्यवस्था से। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंग क्रमशः स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोषदंड और मित्र का वर्णन करते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या हुई है। प्रश्न नंबर 13 है, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनैतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है। तो उत्तर है डी, मैरिस जोन्स ने। मैरिस जोन्स ने प्रसिद्ध रचना दी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारत के राजनीतिक जीवन में 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। साधारण शब्दों में इसे राजनीति की विभिन्न शैली कहा सकते हैं। ये 3 शैलियाँ निम्न हैं, जिनके अनुसार भारतीय राजनीतिक जीवन का संचालन होता है। आधुनिक भाषा शैली, परंपरावादी भाषा शैली, शांतवादी भाषा शैली। प्रश्न नंबर है 14, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर है ए, सामंत तथा गुरुकुल। तो शामिल क्या है, राजा एवं कोष, मित्र एवं बल, मित्र एवं कोष, ये सब शामिल है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक कौटिल्य ने राज्य के अंगों की चर्चा करते हुए अर्थशास्त्र में 6ठे अधिकरण में सप्तांग की चर्चा की है। राज्य के सप्तांग अर्थात 7 अंगों का उल्लेख इस प्रकार है, राजा या स्वामी, अमात्य या मंत्री, जनपद या प्रादेशिक क्षेत्र, दुर्ग या किला, राजकोष, दंड या सेना, मित्र। अतः सप्तांग एवं गुरुकुल का उल्लेख इसमें नहीं है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 16, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो उत्तर है 2। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत और समाजवादी समझौते का सिद्धांत दोनों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है। तो उत्तर है डी, वातव्याधि का। अर्थशास्त्र परंपरा के चिंतकों में वातव्याधि को माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो इसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है। तो यह कथन मनु का है। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ है तो वह ईश्वर के समक्ष पाप का भागीदारी है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था। तो गांधी जी के सत्याग्रह का साधन डी, हिंसा कार्य नहीं था। गांधी जी के सत्याग्रह के साधन के रूप में हिंसक कार्य शामिल नहीं है। सत्याग्रह के दौरान उन्हें उपयोग में लाए गए साधन निम्नलिखित हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, सामाजिक बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल और हिजरत। प्रश्न नंबर 20 है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो उत्तर है डी, सत्ता।
नीति और धर्म, मानवता, ये सब है गांधीवादी मॉडल में। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी की नीति थी कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। प्रश्न नंबर 21 है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किससे निकट हैं? तो उत्तर है दार्शनिक अराजकतावादी। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार राजनीतिक दार्शनिक अराजकतावादी थे, क्योंकि गांधी जी राज्य विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे तथा अतः उनके सिद्धांत दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन गांधी का है। गांधी ने अपनी पुस्तक ट्रूथ इज ए गॉड में लिखा है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। प्रश्न नंबर 23, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो उत्तर ए है दक्षिण अफ्रीका में। भारत के व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग कर चुके थे। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किसने सत्याग्रह अपनाया? तो उत्तर है बी, गांधी जी। अहिंसा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के लिए गांधी ने सत्याग्रह अपनाया। प्रश्न नंबर 25 है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो उत्तर है डी, महात्मा गांधी ने। गांधी जी की शिक्षाओं के अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया है, परंतु इस शब्द से उन्हें स्वयं आपत्ति थी। महात्मा गांधी का कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बात का कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसी कुछ भी नहीं है। गांधी इरविन समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से अपनी दो पुस्तक हिंद स्वराज तथा अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में किया है। गांधी जी की रचनाएं शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य की ईश्वर है, सर्वोदय आदि है। इसके अतिरिक्त गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र तथा भारत में यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन किया। प्रश्न नंबर है 26, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो फिनिक्स उत्तर होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जबकि 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 27, किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है? तो उत्तर ए सही है, एम के गांधी ने। गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मिलित पर बल दिया है। उनका कहना था कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो आत्मा को नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 28 है, कथन और कारण। गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। कारण है उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता नहीं करते। तो ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। प्रश्न नंबर 29 है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो ये है समग्र क्रांति। जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। उन्होंने अपनी विचार अपनी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म तथा टुवर्ड्स स्ट्रगल में व्यक्त किया है। उनके अनुसार सोवियत संघ में भ्रष्ट समाजवाद ने सभी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति का एक ही जगह केंद्रित कर दी। वह समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद पनप गया। इसलिए उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को सार्थक बनाने के लिए आर्थिक
शक्ति के विकेंद्रीकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। इंदिरा सरकार के समय में उन्होंने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया, जिससे भयभीत होकर सरकार को आपातकाल लागू करना पड़ा। प्रश्न नंबर है 30, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? तो उत्तर है डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन्म समाजवाद कहा। उनमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जनता की सीधी भागीदारी होगा। सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है? तो उत्तर है 1, 2 और 4 सही है। 1 है, यह निष्क्रिय नहीं है। इनका मूल सिद्धांत सत्य है। यह जन सहभागिता का साधन है। प्रश्न 32 है, प्रान्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? उत्तर है सी, महात्मा गांधी द्वारा। प्रन्यास सिद्धांत तथा ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। गांधी के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने आदि का स्वामी न समझे, अपितु इसे समाज की धरोहर माने। इसका प्रयोग अपने लक्ष्य, लाभ या के लिए ना कर समाज के लिए, कल्याण के लिए करे। गांधी का यह सिद्धांत अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर है बी, न्यास ट्रस्टीशिप पर। प्रश्न नंबर है 34, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न है 35, महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया? तो उत्तर है साधनों की विशुद्धता पर। साधनों की विशुद्धता के संबंध में गांधी जी का विचार था कि गलत रास्ते का चुनाव करना अभिष्ट तक नहीं पहुंचना पाएंगे। यह सत्य, यह लक्ष्य का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी अनुरूप साधनों की विशुद्धता भी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 36 है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है? तो उत्तर ए, सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यह सही नहीं है। सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसके हृदय को जीत लेना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का सबसे बड़ा अस्त्र अहिंसा है। वह विरोधी की हिंसा का जवाब कष्ट सहकर देते हैं। अंततः सत्याग्रही विरोधी का हृदय परिवर्तित कर असत्य मार्ग पर चलने से रोक देता है। प्रश्न नंबर 37 है, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया? तो उत्तर है प्रयोग। गांधी जी का कोई भी सत्य तक स्वीकार्य नहीं था जब तक उसे अपने जीवन में लागू न कर लेते। अपने संस्मरणों में उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक के माध्यम से अभिव्यक्त किया। प्रश्न नंबर 38 है, गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा प्रतिपादित करना चाहते थे? उत्तर है उदारवादी शिक्षा। उदारवादी शिक्षा उत्तर नहीं होगा, मूलवादी शिक्षा उत्तर है। मूल शिक्षा। उन्नीस सौ 37 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नज़दीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधार पर भूत भविष्य व्यवस्थाओं का जुड़ा था। प्रश्न नंबर है 39, गांधी दर्शन के समाजवाद का विकल्प है? तो उत्तर है न्यासधारिता या प्रन्यास। गांधी का न्यासधारिता सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करता है, जो कि समाजवाद की आधारभूत धारणा के समकक्ष है। न्यासधारिता के अंतर्गत पूंजीपतियों को संपत्ति का न्यास माना गया है, न कि मालिक इस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से करेंगे। प्रश्न नंबर 44 है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो उत्तर है
ए बाल गंगाधर तिलक। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत के अशांति का अग्रदूत कहा गया है। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। प्रश्न नंबर 41, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। प्रश्न नंबर 42 है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया है? तो तिलक ने। प्रश्न नंबर 43, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक दर्शन के सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृत्यु न्यायप्रियता से विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंड्रियों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले की इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। प्रश्न नंबर 44 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया? तो उत्तर है डी, अवाड़ी अधिवेशन 1955। कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन 1955 में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचों का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 45 है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो उत्तर है हर्ज़बर्ग। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने किया। हर्ज़बर्ग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुसंरक्षण तथ्यों के प्रति संतुलन रखते हैं। उनकी किसी तरह का वृद्धि प्रेरित नहीं होने जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, डेविड एक्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदनवाद। एक्टर ने अपनी कृत द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के एक सदनवाद को राजनीतिक विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया है। प्रश्न नंबर 47, यह कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति शासन करे तथा अन्य व्यक्ति शासित हो? यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं तथा एक व्यक्ति शासन करने के लिए। तो उत्तर है डी, अरस्तु ने कहा। अरस्तु के राजनीतिक विचारकों में राज्य व्यवस्था के प्रति अगाध आस्था थी। उनका मत था कि राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। दास तथा अरस्तु के काल का एक सत्य था। अरस्तु ने भी इसे न्यायोचित बताया। अरस्तु के कथनानुसार कुछ व्यक्ति शासन करे तथा अन्य व्यक्ति शासित हो, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीन के लिए नियत होते हैं अतः अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो यह उत्तर है नाइबहर ने। प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की। प्रकाश की संतान वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि स्वहित को अधिक सार्वभौम नियमों का अधीन रहना चाहिए और विश्व कल्याण के साथ उसका मेल बैठाना चाहिए। दूसरी ओर अंधकार की संतान वे लोग हैं जो अपने संकल्प और हित के अलावा और कोई नियत नहीं जानते। इस आधार पर नाइबहर ने अंधकार की संतान और दुष्ट और बदमाश तथा प्रकाश की संतान को पुण्यात्मा माना है। प्रश्न नंबर 49, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन से हैं? तो उत्तर है उपयुक्त में सभी, सूचनात्मक कार्य, परामर्शात्मक कार्य, पर्यवेक्षणात्मक कार्य। स्टाफ से तात्पर्य ऐसे प्रमुख कार्यकारी प्रशासनिक संरचना से है जिसमें एक सर्वोच्च अधिकारी होता है जो अपने सहायक कर्मचारी की सहायता से कार्य का संपादन करता है। मूने के अनुसार स्टाफ कार्य में 3 पक्ष हैं। सूचनात्मक। स्टाफ का सूचना संबंधी कार्य यह है कि वह प्रमुख कार्यकारी के लिए उन समस्त सूचनाओं का संग्रह करता है जिसके आधार पर वह निर्णय करता है। दूसरा है
आदर्शकारी आवश्यक सूचनाओं के साथ साथ यह प्रमुख कार्यकारी को परामर्श भी होता है। इसके लिए राय में क्या निर्णय लिए जाने चाहिए। यद्यपि प्रमुख कार्यकारी इसके सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अधिक्षणात्मक स्टाफ को यह भी देखना चाहिए होता है कि प्रमुख कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया है उपयुक्त सूत्र या व्यवसाय अभिकरणों तक पहुंचा दिए गए और उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। प्रश्न नंबर 50 है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस संसद राजा को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का कथन वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है।